Hey guys, welcome to our channel Homeo Science. Today we are going to learn the lecture number 3 of legal procedure. So let's get started. समन को लैटिन में अंडर पनिशमेंट बोलते हैं। समन क्या है कि ऐसा डॉक्यूमेंट कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस, मतलब विटनेस की अटेंडेंस को कंपेल करता है। मतलब क्या है, अगर किसी को समन भेजा गया है तो उसको कोर्ट में आके हाजिरी लगानी होती है। ये पेनल्टी के अंडर आता है और पेनल्टी के अंदर उसे एक पर्टिकुलर डे, टाइम, प्लेस पे एविडेंस देने आना होता है कोर्ट में। सेक्शन 61 से 69 CRPC के अंदर आता है समन। मतलब जो सेक्शन 61 से 69 तक जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं समन से। समन के दो टाइप होते हैं, सब पोइना ड्यूसिस टेक्टम और सब पोइना एड टेस्टिफिकेंडम। ड्यूसिस टेक्टम में पर्सन को कुछ डॉक्यूमेंट्स और अदर एविडेंस लाके देने होते हैं कोर्ट को, लेकिन सब पोइना एड टेस्टिफिकेशन में उस इंडिविजुअल को कोर्ट में अपीयर होने से पहले टेस्टिफाई किया जाता है। अब नेक्स्ट है कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी क्या है? Fee offered or paid to the witness in civil cases. Conduct money is paid to the doctor at the time of serving summons. मतलब कोई भी फी जो ऑफर या पे की जाती है विटनेस को सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में कंडक्ट मनी नहीं दी जाती, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में ऐसा मानना होता है कि हर भारतीय नागरिक का ये अधिकार है या फिर ये हक, मतलब ये फ़र्ज़ है कि उसको अगर ऐसा कुछ हुआ है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो उसे आके खुद से विटनेस, अगर उसने विटनेस किया है तो उसे आके खुद गवाही देनी चाहिए। तो जो कंडक्ट मनी होती है वो सिविल केसेस में दी जाती है। कंडक्ट मनी इज़ पेड टू द डॉक्टर एट द टाइम ऑफ सर्विंग समन। जैसे कोई अगर एक विटनेस है और डॉक्टर अगर गवाही देने आया है, तो जब वो समन सर्व करेगा तो उसे कंडक्ट मनी पे की जाती है। और अगर बाद में ऐसा भी लगता है डॉक्टर को वो मनी सफिशिएंट नहीं है, तो वो जज की परमिशन से बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट है मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस क्या होता है? कोई भी मेडिको लीगल इशू को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन अराइज हुआ, उसमें अगर कोई भी मेडिकल लीगल इशू है, उसे प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसे मेडिकल एविडेंस बोलते हैं। मेडिकल एविडेंस दो तरह के होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कोर्ट के आगे प्रूव करने के लिए, कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए कोर्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसमें मेडिकल और कोर्ट में मतलब प्रूफ करने से पहले जब उनको दिया जाता है तो उससे पहले वो तैयार किए जाते हैं, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स और डाइंग डिक्लेरेशन। और दूसरे टाइप के होते हैं ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या होते हैं? इसमें वो सारे स्टेटमेंट्स जो कोर्ट परमिट करता है कि वो किसी, मतलब विटनेस को जिसके बारे में किसी भी क्वेश्चन अराइज हुआ उसके रिगार्डिंग वो स्टेटमेंट दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आई विटनेस, किसी ने देखा कोई एक्टिविटी होते हुए, क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्टिविटी होते देखा, तो वो जाकर कोर्ट में गवाही दे सकता है सेक्शन 60 IEA के अंडर। और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद, ये परमिट करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ओरल एविडेंसेस। क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे परमिट करते हैं? मतलब अगर ओरल एविडेंस दे रहा है कोई विटनेस, तो उसमें अगर बीच में कोई डाउट आता है तो जज खुद से या फिर जो दूसरा अपोजिट लॉयर होता है वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन को कंपेयर करते जाएंगे। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? रिकॉर्डेड बाय एनीवन, किसी के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, डॉक्टर हो, विलेज हेडमैन हो और पुलिस हो। लेकिन डाइंग डिपोजिशन हमेशा एक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन के टाइम पे कोई भी ओथ नहीं दिलवाई जाती, लेकिन डाइंग डिपोजिशन के टाइम पे ओथ दिलवाई जाती है कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, ऐसे वाली।
जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो इन्फीरियर होता है डाइंग डिपोजिशन से, लेकिन डाइंग डिपोजिशन सुपीरियर होता है डाइंग डिक्लेरेशन से। डाइंग डिक्लेरेशन में जो भी एक्यूज्ड है या फिर उसका लॉयर वो नेसेसरी नहीं होता जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा हो, लेकिन डाइंग डिपोजिशन का जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो वो हमेशा एक्यूज्ड और उसके लॉयर की प्रेजेंस में होता है। डिक्लेरेशन में कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउड नहीं होता, लेकिन डाइंग डिपोजिशन में अलाउड होता है। मतलब अगर कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी होता है तो उसे क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हैं। जो डाइंग डिक्लेरेशन है, पहली बात तो डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन दोनों तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब कोई भी पर्सन डेथ के सर्कमस्टांसेस में हो, मतलब मरने वाला हो या फिर ऐसा डाउट हो कि वो नहीं जिएगा, तो लास्ट टाइम पे जो लिए जाते हैं वो होते हैं। तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन की क्या होती है, अगर पेशेंट या पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो उसकी कॉरोबोरेटिव वैल्यू होती है, मतलब वो चेंज कर दिया जाता है बाद में या फिर दोबारा उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन डाइंग डिपोजिशन दोबारा से रिकॉर्ड नहीं होता, पर्सन के सर्वाइव करने के बाद भी उसकी पूरी लीगल वैल्यू होती है। डाइंग डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और डाइंग डिपोजिशन ओरल एविडेंस है। अब नेक्स्ट है विटनेसेस। विटनेस क्या होता है, कोई भी पर्सन अ पर्सन हु गिव्स वन टेस्टिमनी और एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज रिगार्ड फैक्ट्स और इंटरफेरेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज। या फिर हम कहें कि एक पर्सन जो टेस्टिमनी, स्वॉन टेस्टिमनी यानी कि शपथ लेता है और एविडेंस देता है कोर्ट में, एज इफ सेड द विटनेस इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन टू गिव रेशनल आंसर्स। और मतलब ये सब ध्यान में रखते हुए कि जो विटनेस है वो क्वेश्चन का नेचर समझने के कैपेबल है और रेशनल आंसर्स भी दे सकता है, और पूरे लॉ को ध्यान में रखते हुए इंक्वायरी की जाती है। विटनेस दो तरह के होते हैं, कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस। कॉमन विटनेस कौन से होते हैं, कॉमन विटनेस वो होते हैं जो टेस्टिफाई करते हैं और एविडेंस देते हैं कि जो उन्होंने फैक्ट ऑब्जर्व हुआ है और जो सुना है उनके द्वारा, मतलब मान लो कोई भी किसी भी बंदे ने कुछ सुना किसी भी केस के रिगार्डिंग, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग, या फिर उसने परसीव किया या उसने ऑब्जर्व किया, तो वो जो आकर वो उसे कोर्ट में बता दे तो उसको बोलते हैं कॉमन विटनेस। मतलब जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी उसने सुना, जो भी उसने परसीव किया, वो आके वो दे एविडेंस के रूप में, और ये इंटरफेरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही ओपिनियंस बना सकते। लेकिन एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं, एक पर्सन जो ट्रेंड है, स्किल्ड है या फिर टेक्निकल और साइंटिफिक सब्जेक्ट में, जैसे डॉक्टर समझ लो, तो डॉक्टर है, उसने जो देखा, जो ऑब्जर्व किया, उससे वो कंक्लूजन भी बना सकता है, अपने ओपिनियंस ड्रॉ कर सकता है, मतलब इंटरफेरेंसेस ड्रॉ कर सकता है। तो वो थे एक्सपर्ट विटनेस, अ पर्सन हु हैज़ बीन ट्रेन्ड और स्किल्ड इन टेक्निकल और साइंटिफिक सब्जेक्ट, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस और ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द फैक्ट ऑब्जर्व बाई हिम और नोटिस्ड बाई अदर। मतलब वो खुद उसने जो ऑब्जर्व किया उनसे भी कंक्लूजन बना सकता है और जो दूसरों ने नोटिस किया उनसे भी कंक्लूजन निकल सकता है। जैसे डॉक्टर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मतलब उसने देखा कि ऐसा लिखा है तो उसे बता सकता है कि इस हालत में लिखा, जल्दी में लिखा, कैसे लिखा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बता सकता है कि फिंगरप्रिंट जो लगी हैं वो, मतलब पता लगा सकता है उसके बारे में। बैलिस्टिक एक्सपर्ट बता सकता है कहाँ से फायर हुआ, कैसे हुआ, ये सब। और केमिकल एनालाइज़र ये बता सकता है कौन सा केमिकल है, मतलब उससे जो उसने देखा उससे वो उसने कंक्लूज़न भी निकाले और जो दूसरों ने नोटिस किया उससे भी वो कंक्लूज़न निकाल सकता है। और एक अलग होता है विटनेस, उसे बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या है, हॉस्टाइल विटनेस अगर हम देखें तो ऐसा विटनेस होता है जो, मतलब एक विटनेस है, हॉस्टाइल विटनेस कॉमन विटनेस भी हो सकता है, एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकता है। ये क्या करता है कि अगर पहले इसने कुछ बोला आंसर, फिर उसको आंसर को बदल दिया, मतलब ये जानबूझ के कोर्ट को गुमराह करता है। तो हॉस्टाइल विटनेस वन हु पर्पसली मेक स्टेटमेंट contrary to the facts
कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट्स और डज नॉट गिव हिज एविडेंस फेयरली, मतलब फेयरली एविडेंस नहीं दे रहा है, सच नहीं बता रहा है। ये कोर्ट को सच बताने की इच्छा से कोर्ट में नहीं अपीयर होता, ये उसको कोर्ट को गुमराह करना चाहता है। ये कॉमन और एक्सपर्ट विटनेस दोनों विटनेस हो सकते हैं। इसमें एक और टर्म दिया गया परजुरी। परजुरी क्या होता है? अ विलिंगफुल अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड बाय अ विटनेस अंडर ओथ, मतलब ओथ लेने के बाद भी एक विटनेस अगर झूठा गवाह दे रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, तो उसको परजुरी के अंडर आता है। इट इज़ द फॉल्स एविडेंस टेंडर्ड बाय विटनेस, विटनेस के द्वारा बनाया गया गलत एविडेंस, एंड ही फेल्स टू डैट वॉट इज़ नो और बिलीव्स टू बी ट्रू, या फिर वो बता ना पाए कि वो क्या जानता है और उस पर यह विश्वास करना कि वो सच बता रहा है। तो ये सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी के अंदर आता है। अ विटनेस इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर परजुरी अंडर सेक्शन 193 आईपीसी, और सेक्शन 193 के आईपीसी के अंदर अगर विटनेस लायबल है तो उसे भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, मतलब उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले उसे टेस्टिफाई किया जाता है। तो अ डिपोजिशन इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, अ डिपोजिशन इज़ अ डिस्कवरी डिवाइस, मतलब एक डिपोजिशन लिया जाता है और फिर उसे विटनेस की मतलब विटनेस को टेस्ट किया जाता है, मतलब वो एक तरह से डिस्कवरी डिवाइस है लॉयर्स के लिए, जिससे वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर पता लगाते हैं, मतलब जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करते हैं, फिर एक्सपर्ट विटनेस के द्वारा ओरली एक्सेस करते हैं और उसकी फैक्टनेस को टेस्ट करते हैं, मतलब जो भी उन्हें पता चला उसको एक्सपर्टाइज कराते हैं और उसको रिलेट करके पता लगाते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है वो, जो भी गवाही दी गई है, जो भी डिपोजिशन है वो कितना इफ़ेक्टिव है। जो विटनेस के द्वारा वर्ड्स स्पोक मतलब बोले जाते हैं उनको कोर्ट रूम टेस्टिमनी की तरह ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 100 IEA इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 118 IEA क्या कहता है कि अबाउट द पर्सन हु मे टेस्टिफाई एज विटनेस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, मतलब सेक्शन 118 IEA में बताया गया है कि एक पर्सन को विटनेस की तरह कैसे टेस्टिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद होती है प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, जो भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना है। तो समन रिसीव करने के बाद जो विटनेस होता है उसको कोर्ट में अपीयर होना होता है एक अपॉइंटेड टाइम में। जैसे हमने पढ़ा था समन भेजते हैं तो एक अपॉइंटेड टाइम और डेट बताया जाता है, उस टाइम पे उसे कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। फिर सेक्शन 138 IEA के अकॉर्डिंग एविडेंस को सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है। तो वो ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले सेक्शन 51 IPC के अकॉर्डिंग सबसे पहले ओथ होती है, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 137 IEA में। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 141 से 146 IEA में। फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है जो कि डिफाइन किया गया है 137 से 138 IEA में। और इस बीच में अगर कोर्ट को या फिर जज को कभी भी लगता है कि उसे कोई क्वेश्चन पुट करना है या उसको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वो क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो सबसे पहले ओथ होती है। तो ओथ में क्या होता है, सबसे पहले विटनेस के लिए कंपलसरी है कि वो विटनेस बॉक्स में आकर एविडेंस दे, उससे पहले ओथ ले, और जिसमें उसे कसम खानी होती है अपने ऑलमाइटी गॉड की, मतलब जिसकी भी वो पूजा करता है, जिसको भी वो मानता है कि वो सच बताएगा और पूरा सच बताएगा और सच के सिवा कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, मतलब डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो कि काउंसिल या फिर लॉयर के द्वारा की जाती है जिसने विटनेस को बुलाया है। मतलब जो विटनेस को बुलाएगा सबसे पहले उसी पार्टी का लॉयर एग्जामिनेशन करेगा। क्रिमिनल केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी ये एग्जामिनेशन कर सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी फैक्ट्स कोर्ट के सामने लाने हैं उन सबको सामने लाया जाए, मतलब विटनेस को क्यों बुलाया गया है, क्या फैक्ट सामने लाने हैं। इसमें कोई भी लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आंसर सजेस्ट करें, मतलब ऐसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है जिसका आंसर येस या नो हो।
डायरेक्ट एग्जामिनेशन के बाद आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो लॉयर होता है अपोजिट पार्टी का, वो विटनेस से क्वेश्चन करता है। जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन थी उसमें सेम, मतलब जिस पार्टी ने विटनेस बुलाया है उसी पार्टी का लॉयर क्वेश्चन करता था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट पार्टी का लॉयर क्वेश्चन करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिसिट फैक्ट फेवरेबल टू हिज केस। जो उस केस को उस मतलब अपोजिट पार्टी को जो बेनिफिट दिलाए, ऐसे फैक्ट को वो उस पर लाइट डालता है, या फिर हम बोल सकते हैं उन फैक्ट्स को वो सामने लाता है। टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाई विटनेस। विटनेस ने जो स्टेटमेंट बनाया है उसकी एक्यूरेसी को भी टेस्ट करने के लिए वो क्वेश्चन पूछता है। टू डेवलप न्यू और ओल्ड फैक्ट, या तो नए फैक्ट्स या फिर कोई पुराने फैक्ट्स निकालने के लिए वो क्वेश्चन किया जाता है। मॉडिफाई और एक्सप्लेन व्हाट हैज़ बीन सेड। उसने क्या कहा, अगर उसके फेवर में कहा है तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके अगेंस्ट कहा है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए भी। टू डिस्क्रेडिट द विटनेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए। टू रिमूव एनी ओवर एम्फेसिस विच हैज़ बीन गिवन टू एनी फैक्ट इन डायरेक्ट एग्जामिनेशन। और जो भी ओवर एम्फेसिस हुई है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, उस फैक्ट को हटाने के लिए, उस फैक्ट की ओवर एम्फेसिस हटाने के लिए भी क्वेश्चन किए जाते हैं। पर इसमें लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो हो वो अलाउड होते हैं। रीडिंग क्वेश्चन का आते हैं, जैसे एक एग्जांपल देकर बताऊं तो वॉज द लेंथ ऑफ नाइफ वॉज 15 सेंटीमीटर, सॉरी वॉज द लेंथ ऑफ नाइफ 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है यस या नो। तो ये लीडिंग क्वेश्चन है, इसकी जगह क्वेश्चन क्या किया जाएगा, व्हाट वॉज द लेंथ ऑफ नाइफ। ओके, फिर उसके बाद आता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन को री डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विटनेस को एग्जामाइन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है री और डायरेक्ट एग्जामिनेशन। इसमें ये क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम। अब जिस पार्टी ने बुलाया है वो फिर से विटनेस से क्वेश्चन करेगा, तो ये हो गई री एग्जामिनेशन। और इसमें क्या होगा, क्रॉस एग्जामाइन किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू क्लियर एनी डाउट दैट मे हैव बीन अराइजिंग ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामाइन करते वक्त जो भी डाउट बने हैं उसको क्लियर करने के लिए। टू एक्सप्लेन सम वाटर इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, और उसका जो भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें भी लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते हैं। और अब लास्ट बचा कोर्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बाय द जज। तो जज कोई भी क्वेश्चंस किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल, मतलब ट्रायल की कभी भी किसी भी स्टेज पर पूछ सकता है अपने डाउटफुल पॉइंट को क्लियर करने के लिए। मतलब चाहे वो एग्जामिनेशन इन चीफ के टाइम में पूछे, चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन के पीछे पूछे, चाहे वो री एग्जामिनेशन के टाइम पूछे, या फिर इन तीनों के इंटरवल के बीच में पूछे। पर जज जब भी चाहे किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसको बोलते हैं कोर्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बाय द जज। द डिपोजिशन ऑफ विटनेस इज हैंडेड ओवर टू द हिम। अब जो विटनेस का जो भी डिपोजिशन लिया था टेस्टिफाई करने के टाइम पे, मतलब जो भी डिटेल्स इकट्ठी की थी वो सारी उसको हैंड ओवर कर दी जाती हैं कोर्ट को। अब लीगल प्रोसीजर का लास्ट टॉपिक है कंडक्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर इन द विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स में एक डॉक्टर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। टेक ऑल रिकॉर्ड्स एंड रेलिवेंट रिपोर्ट दैट मे हैव टू बी क्विटेड इन द बॉक्स। बॉक्स में जो भी क्विटेड हैं, जो भी रेलेवेंट रिपोर्ट्स हैं, उन सबको संभालना होता है। वी वेल ड्रेस्ड एंड मॉडेस्ट, अच्छे से ड्रेस्ड होकर आना होता है। डू नॉट डिस्कस द केस विद एनीवन एक्सेप्ट लॉयर बाय हुम यू वुड आस्क टू टेस्टिफाई। मतलब जिस लॉयर से तुम्हें टेस्टिफाई करने को बोला गया है उसके अलावा किसी से भी केस डिस्कस नहीं करना होता है। सीधे खड़ा होना होता है। बी रिलैक्स्ड काम एंड नॉट टू बी फ्राइटेंड एंड नर्वस। फ्राइटेंड और नर्वस नहीं होना होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ट्रुथफुल हो या नहीं। नेवर अटेम्प्ट टू मेमोराइज, मतलब कोर्ट को पसंद नहीं है कि वहाँ पर कोई भी खड़े होकर याद करने की कोशिश करे, क्योंकि लॉ अलाउज रिफ्रेशिंग अप मेमोरीज फ्रॉम द कॉपीज़ ऑफ रिपोर्ट। मतलब जो भी रिपोर्ट की कॉपीज़ हैं उससे सारी मेमोरीज रिफ्रेश कराता है। स्पीक स्लोली डिस्टिंक्टली
ऑडिबली सो दैट द टाइपिस्ट कैन रिकॉर्ड योर एविडेंस, मतलब वहाँ पर जो टाइपिस्ट है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सके, इसीलिए स्लोली बोलो, डिस्टिंक्टली बोलो और ऑडिबली बोलो। ठीक है। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। एड्रेस द जज बाय द प्रॉपर टाइटल, जज को प्रॉपर टाइटल से एड्रेस करना होता है, मतलब या तो सर बोलो या योर ऑनर। डू नॉट लूज टेम्पर, टेम्पर लूज नहीं करना है। अवॉइड लॉन्ग डिस्कशंस, रिटेन इंडिपेंडेंस ऑफ योर माइंड, अपने माइंड की इंडिपेंडेंस रिटेन करनी है, मतलब जो भी बोलना है किसी के दबाव में आके नहीं बोलना है। से इन माई ओपिनियन, मतलब इन माई ओपिनियन बोलकर बोलना है, ऐसा नहीं कि आई थिंक या फिर आई इमेजिन, कि मेरे विचार से या फिर मेरे ओपिनियन में ऐसी बात है। डू नॉट रिफ्यूज़ टू आंसर एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से मना नहीं करना है। डू नॉट वॉलंटियर एनी इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड दैट इज आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाहर जाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर नहीं करनी है, मतलब जो पूछा जाए वही बताना है। व्हेन आस्क्ड टू कमेंट अपॉन द कॉम्पिटिशन्स ऑफ अ कलीग अवॉइड एनी इंसल्टिंग मार्क, मतलब कलीग के बारे में अगर कोई भी कॉम्पिटेंस क्वेश्चन करता है तो कोई भी इंसल्टिंग रिमार्क नहीं देना है। लुक पीपल इन द आई व्हेन यू स्पीक फॉर इट्स गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ ऑनेस्टी, जब भी बोलो तो लोगों की आंखों में देख के बोलना है, इससे ऑनेस्टी का पता चलता है। बी पोलाइट, पीजेंट एंड कर्टियस टू द लॉयर, लॉयर के प्रति पोलाइट रहना है, पीजेंट रहना है और कर्टियस रहना है। डू नॉट इन्वेड अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इन्वेड नहीं करना है। और यहाँ पे ख़त्म हुआ लीगल प्रोसीजर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू like, comment and share, and also subscribe to my YouTube channel Home Your Science.